माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बल्बों का वितरण हुआ और जब आप बल्ब वितरित कर रहे हैं, जो मजरे हमारे अधूरे पड़े हुए हैं, जहां विद्युतीकरण ही नहीं हो पाया, क्या माननीय मंत्री जी उन गांव की विद्युतीकरण की योजना को कोई केंद्र से पैसा भेज करके पूर्ण कराने का काम करेंगे, जैसे राजीव गांधी योजना और पंडित दीनदयाल योजना? आपका रेवेन्यू गांव है या मजरा है? मजरे, जो छोटे मजरे हैं, मैं उन छोटे मजरों की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, 2 योजनाएं थी, पंडित दीनदयाल योजना बंद शायद कर दी गई, तो जो कार्य अधूरे पड़े हैं क्या उनको पूर्ण कराने का काम करेंगे? मैं इस मौके पे अपने पार्टी लीडरशिप को और किशनगंज के आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से मुझे यहां बैठने का और उनकी समस्या उठाने का मौका दिया। I stand here, ma'am, to speak on demand for grant for education. मैम, किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है वो शिक्षा और तालीम होती है। और हमने देखा है कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में धीरे 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 इस फाउंडेशन को बर्बाद कर दी है। मैम, education is the bedrock of any society's progress. Yet, for the past decade, the Modi government has systematically dismantled our education system and institutions. Today, I stand before you to highlight some of the policies and hollow promises. Ma'am, बापू महात्मा गांधी जी ने कहा था, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. और पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स टाइमलेस गिफ्ट ऑफ एजुकेशन। और इसी भावना के साथ कांग्रेस ने 2009 में एक लॉ बनाया जिसमें फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21A में सभी 6 से 14 साल के बच्चे बच्चियों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया। उसके बाद इसको बढ़ाने की बात हुई। आदरणीय मोदी जी ने भी बहुत ऊंची आवाज में कहा कि हम 18 साल तक बढ़ाएंगे, 12 तक बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया उन्होंने। हमने ये वादा किया था मुल्क को कि ये 3% से बढ़ा के 6% तक हमें ले जानी है अगर तालीम को सही रास्ते पे लाना है तो। कांग्रेस के वक्त में मैम, यूपीए के वक्त में 3.36 था, और ये मोदी सरकार जो खाली ढोल बजाती है वो कहती है कि हम सिर्फ 2.9% देंगे जीडीपी का। मैम, ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं एक फिगर देना चाहता हूं, स्कूल में लगभग 26.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 4.3 करोड़ पीपल स्टडी इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, 11 करोड़ हमारे लोग स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस में अपनी हुनर सीखते हैं, और लगभग 1 से 1.1 करोड़ टीचर और स्टाफ है। मैम, ये 1/3 आबादी है। दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 43 करोड़, और इसमें आपने कितना दिया? 1.48 लाख। वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति 200 प्रति महीना भी नहीं होता है। इसमें आप तालीम देना चाहते हैं, और इसीलिए नए नए इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं मोदी सरकार, लेकिन जो पुराना इंस्टीट्यूट हैं हमारे यहाँ किशनगंज, जो 12 साल पहले दिया गया, आज तक फंड नहीं दिया गया। आई रेस्पेक्ट माई ऑनरेबल मिनिस्टर, ही ऑलवेज मीट्स मी विद वेरी मच अफेक्शन। सर, अब तो पास करा दीजिए प्लीज, टीचिंग नॉन टीचिंग भी, उस पर मैं आऊंगा फिर से। सर, 4,80,000 लगभग वैकेंसीज है टीचर्स की, और बिहार से जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं वहां लगभग 1.25 लाख लोग टीचर्स नहीं हैं। अब बताइए तालीम कहां से हासिल होगी? पढ़ाने वाले ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम? और इसीलिए बिहार के लोग जो मजदूर हमारे रूडी भाई हैं कि नहीं हैं? सर, आपने क्या 4 करोड़ बोला था 13 करोड़ में, या 3 करोड़ बोला था? 4 करोड़ लोग अलग अलग प्रोफेशन के पूरे हिंदुस्तान में हम लोग गए हैं। सर, ये मेरे टाइम नहीं लेंगे, कोई नाम नहीं लिया।
He's not yielding, sir. And I just mention, you can, after I speak, you can put your point. नहीं, नाम कहाँ लिया? मैम, और वही नहीं मैम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 6180 वैकेंसीज हैं, ITIs में 4425, IIM में 484, केंद्रीय विद्यालय में 12000, जवाहर नवोदय में 3271। क्या पढ़ेगा बच्चा? इसीलिए मजबूर हो जाता है कोचिंग सेंटर में। आप जानती हैं क्या हुआ कोचिंग सेंटर में अभी दिल्ली में, कोटा में क्या हो रहा है? हर हफ्ते हर महीने में हम लोग को सुसाइड केसेस की खबर सुननी पड़ती है। और सबसे अफसोस की बात यह है मैम, अभी हमारे यंग ऑनरेबल मेंबर बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। मैडम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 42% वैकेंसीज हैं, और ये किनकी हैं? ये OBCs की है, SC और ST की है। तो ये सरकार जो है, ये हर मामले में ये टारगेट करती है माइनॉरिटीज को, OBC को, SC को और ST को। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं मैम। ऑफिशियल UDISE प्लस रिपोर्ट में बताया गया 2018-19 में 51,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। पिछले 8 सालों में 78,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। उसमें कौन पढ़ता है? गरीब बच्चे पढ़ते हैं मैम। लगभग 2 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है। यह है सरकार, मोदी सरकार। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि हम अच्छा तालीम दे रहे हैं, तो कैसे तालीम देंगे आप? अभी बहुत चर्चा में था और जरूरी भी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने बनाई। और क्या देखा हमने? 7 साल में 70 ऐसे केसेस हुए जो पेपर लीक हुए। बाहर मानिकदा ने लिखा था आपने ट्विटर पे कि बाहर न्यूज ये टेस्ट पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, पानी कल बह गया था पार्लियामेंट। ये है मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है मैम। UGC NET एग्जाम में 23 लाख कैंडिडेट ने भरा था, 3 डिफरेंट रिजल्ट्स आए। 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अक्रॉस 300 कंट्रीज UGC NET में किया। आपने 1-1 हजार करके उनसे फीस ली, पता नहीं और कितने कितने हजार उनको पैसा लग गया होगा एग्जाम देने में और फीस भरने में। आदरणीय मोदी हमारे शिक्षा मंत्री, जिनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने यहीं पे कहा था इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इट इज नॉट ओनली द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम्स, बट सर इट इज द इंटीग्रिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट विच हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। बड़ी अफसोस की बात है मैम। ये सब हालात को देखते हुए जितना प्रेशर है बच्चों को, वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको एक आंकड़ा बताते हुए जो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 13,000 कुछ स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की हमारे हिंदुस्तान में। और पता है क्यों? क्योंकि उनको सही सुविधा नहीं मिल रही है, उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनको कास्ट का जो तनाव है वो झेलना पड़ता है। इसीलिए लगभग 3 सुसाइड एवरी 2 आवर्स इज हैपनिंग इन इंडिया, जो बहुत ही शर्मनाक है किसी भी मुल्क के लिए। और इसीलिए हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि इसका कास्ट सेंसस होना चाहिए और उसको सुविधा मिलनी चाहिए जिसको जितना हक है। मैम, जो हायर एजुकेशन है उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। बर्बाद इसलिए किया क्योंकि जैसा मैंने बताया वैकेंसी, मैम अभी तो 5 ही मिनट हुए मैम। आई एम द इनिशिएटर ऑफ दिस। 10 मिनट होने को है, 1 मिनट में बात कर लीजिए। मैम 1 मिनट में, मैम 2 मिनट दे करिए कंप्लीट करिए। मैम क्या अभी तो 2 ही मिनट हुए मैम। मैम जो हालत हो गई मैम, कर लीजिए आप अपनी बात कंप्लीट जी मैम। 2 मिनट बस। जी
मैम, जो हमारे बच्चे, जो स्थिति है यहाँ पे, लगभग 13.25 लाख बच्चे 2022 में हमारे बाहर पढ़ रहे थे और इनके पढ़ाई के खर्चे लगभग 60 to 70 बिलियन डॉलर्स, दैट इज बिटवीन 5 and 6 लाख करोड़। और आपने हायर एजुकेशन में कितना दिया? 47 लाख करोड़, 47,000। तो 12 गुना से ज्यादा मैम हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अगर वो हम यहां खर्च करते तो हमारे बच्चे नहीं जाते। और वही नहीं मैम, पिछले 3 सालों में सर, पिछले 3 सालों में लगभग 24,500 हमारे बच्चे वहां पे उनका देहांत हो गया, मर गए। आप समझ सकते हैं किस तरह के लोग वहां जाते होंगे जिनके 1 या 2 ही औलाद होते होंगे। उनका तो दुनिया उधर जाता है। मैं माइनॉरिटी इश्यूज पे आता हूं सर। किशनगंज के बारे में तो आपको मेरे ख्याल से आप भी रट गए होंगे, हम भी रट गए होंगे। यहाँ बापूजी का मूर्ति था, हम लोग बैनर लगा के प्रोटेस्ट करते थे, वो भी आपने पीछे करवा दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज के लिए, उसको चालू कीजिए। जो स्कॉलरशिप है उसको चालू कीजिए। एक आपने यूपीएससी के लिए दिया था, मुझे याद है 2020 में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये यूपीएससी जिहाद है। 4% मुस्लिम कैंडिडेट वो उसमें पास किए थे और आबादी हमारी 15% है, और आपने वो स्कीम बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि उसको चालू करें, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वो 4% घट के 3.6% हुआ और उसके अगले साल वो घट के 3.1% हो गया। Sir, we also have as much intelligence as anybody else. We can contribute as much as anybody else in this country, and we have contributed. So, इसीलिए I appeal to you, sir, that you should not discriminate. I know this government stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor sentiments जगा के ये राज कर रही है। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। पास में एक मुल्क है, उसका नाम लिए मैं बताना चाहता हूं सर, 1 last minute, फॉरेन स्टूडेंट्स में 13.25 Please, wind up your speech. 13.2 lakhs study abroad. And in India, only 40,000 national from outside come here. ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं। बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहाँ पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पे माननीय मंत्री जी गौर करें और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। आप मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मुगल 330 साल अगर रहे तो वो आपके हटाने से नहीं हटने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Sir, my question to the minister: how does the ministry coordinate with state governments to ensure the supply of water through the scheme? There are only portions of villages and houses that are connected with taps but still not receiving water. What measures have been made to implement to ensure that all households, and particularly in underserved areas, receive a consistent and a reliable water connection in 2024? Additionally, what strategies are in place to manage water crisis during national disaster? Sir, there is a lack of user-friendliness in the Jal Shakti website. There are difficulties in accessing the block-level reports. There are concerns about the reliability and the accuracy of the report, which are misleading. Is there any measures taken to address the above issues? Thank you, sir. Sir, Har Ghar Jal is a very good initiative of the Government of India. Thousands of connections, household connections, have been provided to many different panchayats across the country. Sir, but the biggest challenge in this program is the sources of water is very less. The existing sources have been depleted. When you give new connections, there are no sufficient sources. So when you give वाटर कनेक्शन, आप नल पहुंचाते हैं, नल के अंदर से पानी नहीं, हवा आता है. The problem is, this is a very serious issue. If the government decides to improve the sources,
this project can be implemented in a much different creative manner, sir. Is the government trying to do any initiative to improve the sources and to lay new pipelines to the existing projects? Chairman, अपनी बात शुरू करें. Thank you for giving me the opportunity to take part in the discussion and noting on demands for grants under control of Ministry of Education. Chairman, a university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas, and for the search for truth. It stands for the onward march on human race towards ever higher objectives. These were the lofty ideals of a vision unfolded by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our country. This vision embodied the spirit of our freedom struggle, which sought to create an India self-reliant not only in economic terms, but also in terms of intellectual and scientific manpower. But today, education in India is in a deep crisis. It is facing several problems, and this year's budget has no proposal or vision to address these concerns. It is an accepted fact that money will spent on education will be critical in improving the employability and productivity of the future generations. But this government has failed to live up to its own promise of allotting 6% of the GDP to the education sector. In fact, the current allocation of only 2.51% of the total budget represents a decrease from the 2.57 allotted in 2023. Compare this with the annual allocation for education by other developing nations. Brazil spends 6% of its GDP for education, South Africa 6.64 and Indonesia 3.5. We should be ashamed of this paltryism we spend for education. Sir, how can we expect to become a knowledge society if we can't provide adequate resources for education? The reduced allocation reflects this government's policy of centralization of education sector in flagrant disregard of the federal concept. This government has an inherent apathy towards the institutions that have raised our prestige in the international arena. IITs and IIMs are symbols of excellence across the globe. There should have been effort to strengthen this institution by providing them all help they need. Sir, but since 2014, fees in these institutions have been increased many times. And above all that, this year's budget has experienced a reduction in the allocation to these institutions compared to the last year. The allocation for IITs has been reduced from 560 crore to 550 crore. The allocation for IIM has been reduced from 300 crore to 212 crore. In this way, a responsible government treats its premier institutions. Sir, India cannot boast of a single university in the world top 100. This should have been a matter of deep concern for a country with the largest population in the world and should have been addressed with the top priority by focusing on at least a handful of such institutes with the intent that some of them would make it to top listing soon. Sir, funds should have been earmarked for this in the budget. But this government has no respect for excellence in the intellectual arena. Our once great institution of learning are beset by multiple crises. Sir, a financial crunch at the university level, apathetic and anti-academic government is preventing universities from blooming. The students and teachers of this country are not free to express their opinions. Great centers of learning flourish only when there is an atmosphere conducive for inquiry and independent research. The Freedom House Political Advocacy NGO, which publishes annual index of the degree of political freedom in the countries of the world, has said in its 2024 report for India that I quote, academic freedom has significantly weakened in recent years as professors, students
and institutions have faced intimidation over political and religious issues, unquote. Faculty members and students have time and again been suspended for criticizing and protesting against the government. In the atmosphere of fear that Honorable Leader of Opposition, Sri Rahul Gandhi has been talking about, which pervades in all walks of life in this country and grip the education sector also. Sir, it is like a garden filled with hundreds of beautiful flowers when new generations come together in a campus, transcending differences in caste, religion, language, and culture. Please do not destroy this wonderful social fabric of the country with communal divisions. This atmosphere of fear that exists in the educational field is forcing the students to flee from this country. In the recent years, there has been a surge of Indian youth migrating abroad for studies, crossing 7.5 lakh in 2022, 8.5 lakh in 2023. One of the major implications of migration due to educational opportunities is brain drain, which leads to a loss to the human capital. The ruling party and its affiliates are responsible for this grave situation. Sir, the marginalized sections of this country got education, not only because of the efforts of the governments, but also the interventions of the missionaries and visionary leaders. Their service not restricted to any one community. They provided universal education. Saint Chavara Kuriakose Elias was the pioneer of Dalit and weaker sections education in the state of Kerala. When people belonging to this marginalized section didn't even have the right to walk on public roads, these institutions provided them with quality education. I am happy to inform this August House. In 1846, Saint Kuriakose founded first Catholic Sanskrit school at Mananam. The slogan of the saint was, "A school for a church." We cannot forget the contributions of social reformers and educationalists like Mannatha Padmanabhan and R. Shankar. They have contributed immensely for establishing educational institutions and uplifting the downtrodden and Dalit communities in the state. The first president of the Indian Republic from Dalit community, Dr. K.R. Narayanan, and the first Dalit Chief Justice of the Supreme Court, K.G. Balakrishnan, were all products of these institutions. Both are from my district, sir. I am proud of that. The current crop of the rabid communal elements may not be aware of the great contributor these institutions have made to our nation. These elements are creating an atmosphere of fear in the institution run by Christian community. Your governments in various states are arresting, prosecuting the Christians on flimsy charges. This is not only a disgrace considering the great contributions rendered by the community in the field of education and healthcare for the most backward people, but also denies opportunities for the weaker sections to get educated. The union government should ensure the security of the Christians and their institutions. If you are serious about the welfare of the poor sections of our society, you can find Keralites in every nook and corner of the world because of the quality of education and their attitude towards people. Total remittance from non-resident Keralites also reached a record 2,16,893 crore in 2023, which is threefold of Kerala's annual budget. Sir, our state has been repeatedly requesting for the establishment of an AIMS in Kerala, but it was denied. We strongly demand for an AIMS in our state, Kerala. Sir, my constituency, Pathanamthitta, has a literacy rate of 97%, which is among the highest in the country. But higher educational opportunities are very limited in the region. Sir, 2 more minutes. The distance to the nearest Central University from Pathanamthitta is 500 kilometers. Central University of Kerala started a South Campus School of Legal Studies at Tiruvalla in my constituency, Pathanamthitta. In this connection, I would like to express my sincere gratitude
to the former Chief Minister of Kerala, late Sri Umman Chandi, who granted 10 acres of land, valued approximately 200 crore for setting up of the South Campus on my interventions. I request the Honorable Minister for Education to start a full-fledged university campus with more courses and teaching staff in South Campus, Tiruvalla. Sir, according to the latest data from the Center for Monitoring Indian Economy, CMI, the unemployment rate stood at 9.2% in June 2024, a sharp increase from 7% from the month of May 2024. If this trend continues, it must have reached 11%. No number of unemployed youth increasing day by day. Many of them have taken education loans for their studies and not in a position to repay the education loan. Therefore, I request the government to write off the education loan of the unemployed borrowers. Sir, I am concluding. Gandhiji believed that education should teach individuals to seek truth, speak the truth, and practice non-violence in all aspects of life. But the government is far away from that. With these words, I conclude my speech. Thank you. Yes, sir. First of all, I would like to thank the people of my constituency, Chikkodi, for electing me as their representative. Firstly, I would like to quote Dr. Babasaheb Ambedkar ji's quote, as he fought a case in Chikkodi court, so it's an immense pride for me to come from that constituency. So I would like to quote, the progress of any society depends on the progress of education in that society. But in the recent times in our country, the nation is facing a lot of issues in the education sector. Currently, our nation is facing challenges regarding to the quality, accessibility, and equity in the education. Since 2014, the annual budget for the Ministry of Education has been steadily declining. This budget decreased funding for school education of 16.8% from the revised estimates and 7% overall for the Ministry of Education. The UGC's budget has been decreased by a staggering 53.35% compared to the budget estimates of 23-24 and 60.98% compared to the revised estimates of the previous fiscal year. This comes at a time when the National Testing Agency, an autonomous body under the UGC, is failing to properly conduct national examinations like NEET and NET, putting the future of lakhs of students at risk. In the past 7 years, the country has been witnessing 70 examination leaks across 15 states, affecting approximately 1.7 crore aspirants. So, and regarding my constituency, I would like to ask the minister through you. There's a Kendriya Vidyalaya in the Athini and plus Gokak. The proposal for them has been sent but has not been approved. So I request the minister through you to sanction them as soon as possible. And sir, currently there has been a flood situation in my parliamentary constituency. Most of the schools and the buildings have been in a very deteriorating state. So through you, I would request the minister to revise the format for 10.2, which they provide 2 lakhs per school for the renovation and all, which has been not sanctioned at all due to the flood loss. And also I would like to ask the government, as there are many students in my parliamentary constituency of SC, ST and OBC, whether there has been a lot of privatization in the education sector. So what steps the government has been taking to make sure that the rural background people will be able to access reasonable education in today's time? So I would like to know the answer for that, sir. Yes, sir. Thank you for allowing me to speak. Thank you once again.